नमस्कार। उत्तराखंड वाणी प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले आप उत्तराखंड वाणी इतिहास के प्रोग्राम में 3 लेक्चर सुन चुके हैं। पहला आधे ऐतिहासिक काल का था, दूसरा प्रागैतिहासिक काल और तीसरा प्राचीन काल। आज हम उत्तराखंड में मध्यकालीन इतिहास लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के और आधुनिक काल की शुरुआत तक पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर इसमें हम चंद और पवार राजवंशों के बारे में जानकारी लेंगे। ये एक वर्कबुक बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम वाणी में जो जानकारियां दी गई हैं उसको डिस्कस करते हैं और उस पर आधारित एक वर्कबुक आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक नज़र वर्कबुक के ऊपर देख लेते हैं। लगभग 200 प्रश्न हैं हमारे पास। प्रश्नों को अगर हम सीरियल में देखेंगे तो प्रश्न 95 या 100 के आसपास हैं, लेकिन अगर हम उनके सब पार्ट देखेंगे तो ये लगभग 200 फैक्ट हैं। और इसमें क्या किया गया है कि एक शासक से संबंधित जानकारियों को एक साथ कर दिया गया है ताकि आपको समझने में, याद करने में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर के लगभग 200 के आसपास फैक्ट हैं और आपको सिलेक्शन के लिए इसके अलावा कुछ खास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर इसके बाहर से कुछ आ जाता है तो आपकी मेरिट नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन हाँ, इसके अंदर से आता है और आप नहीं कर पाते हैं तो उसका आपकी मेरिट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरी वर्कबुक है जिसे आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले चंद राजवंश की, फिर पवार राजवंश की। और ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि इसको बनाया गया है हाथ से। ऐसा नहीं है कि कहीं से इसको डाउनलोड करके आपके सामने लाया गया है। और पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और भरेंगे। अब जो इसकी थ्योरी है, तो हमने पिछले लेक्चर में कत्यूरियों के बारे में जानकारी एकत्र करी थी। अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल, कुमाऊं का चंद राजवंश। तो कुमाऊं में अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव 1019-20 के समय की बात है। ब्रह्मदेव के दरबार में एक नवयुवक आता है और उसका आगमन होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो प्रयागराज के पास ही एक छोटी सी जगह है झूसी। तो झूसी से एक नवयुवक का आगमन होता है। नाम है उसका सोमचंद। और सोमचंद के चरित्र से जो कत्यूरी शासक है ब्रह्मदेव, वो बहुत प्रभावित होता है। सोमचंद एक चंदवंशीय राजपूत है। तो सोमचंद की योग्यता को देख करके ब्रह्मदेव उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। जब आप पवार राजवंश की उत्पत्ति देखेंगे तो वहां पर भी आपको लगभग इसी तरह का एक एग्जाम्पल मिलेगा। समानता है काफी दोनों में। तो सोमचंद्र जो कि अब ब्रह्मदेव की पुत्री के साथ विवाह कर चुका है और उत्तराधिकारी भी है। तो 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद वंश की स्थापना होगी और चंपावत उसकी राजधानी बनाई जाएगी। शुरुआती दौर में चंपावत के आसपास का इलाका ही इनके नियंत्रण में होगा और उसके आसपास जो रहने वाले जातियां हैं जिनके छोटे छोटे अपने राज्य भी थे, खस हैं, नाग हैं, मेद हैं, चांडाल हैं और ठकुरी राजाओं के छोटे छोटे। सोमचंद के ठीक बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा और उसके बाद आप देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट है।
अब यहाँ पर चंदवंशी शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं कि किस शासक के समय में क्या हुआ। तो धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार हुआ। चंपावत के आसपास के क्षेत्रों के बाद चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नेपाल के कुछ हिस्सों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इंद्रचंद, जो कि आप देखेंगे सोमचंद के बाद चौथा शासक है। सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। इंद्रचंद को क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है राज्य में रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करने का। 1191 आते आते नेपाल के चल नामांत, जिनके नाम के आगे चल लगता था, उन्होंने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया और फिर एक लंबा समय निकल गया। चल्लों की अधीनता से मुक्ति भारती चंद ने दिलाई। पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। विद्वानों के कुछ अलग मत भी हैं चंदवंश के संस्थापकों को लेकर के, जैसे हर्षदेव जोशी थोहर चंद को चंदवंश का संस्थापक और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक मानते हैं। यहाँ पर थोहर चंद के पश्चात के कुछ शासकों के नाम हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हमारे पास जानकारियां हैं। ज्ञानचंद 1365 से 1420 और 1365 से 1420 जो है दिल्ली सल्तनत का समय है केंद्र में। तो ज्ञानचंद पहला चंद शासक है जो दिल्ली के सुल्तान, उस समय फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को एक उपाधि दी थी, गरुण, और फिर वो उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ गई, गरुण ज्ञानचंद कहलाए। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीता और इन्होंने ही अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया। रुद्रचंद के बारे में जानकारी है। अगर हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वर्कबुक में क्या किया है कि जो घटनाएं हैं उनको 1 2 3 4 5 करके लिख दिया है कि किस चंद्र शासक ने 1588 में लाहौर जाकर के अकबर से मुलाकात करी, अकबर को भेंट दी, किसने वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना करी, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनवाया, और मुगल बादशाह ने 84 माल परगना की जमींदारी किस चंद शासक को प्रदान करी। तो सबका एक ही उत्तर है, रुद्रचंद। मुगलों के दरबार में जाना, मुगल शासकों से मिलना, उनको भेंट देना, उनसे उपहार प्राप्त करना। तो एक प्रश्न इस प्रकार का भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शासक या कौन एक शासक गया या कौन नहीं गया, क्योंकि हमारे पास रुद्रचंद्र के अलावा और भी आगे शासक आएंगे जो मुगलों के संपर्क में रहेंगे। लक्ष्मीचंद ने प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया, प्रशासनिक सुधारों के ऊपर ध्यान दिया, बंदोबस्त कार्यालय खुलवाया, जमीनों की नापजोख और इससे संबंधित न्योवाली और बिस्टाली कचहरियां खुलवाई, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई, कई प्रकार के करों का सृजन किया और बाग बगीचे और मंदिर भी बनवाए। त्रिमल चंद, शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधियां दी थी। यहां पर उद्योत चंद के बारे में जानकारी है कि नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक था। पहला चंद शासक हम लोगों ने किसको देखा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? भारती चंद को। तो भारती चंद प्रथम और उद्योत चंद दूसरा। इसके बाद बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में गया था, बाद में औरंगजेब के दरबार में भी गया था। इन्हीं के समय में नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। बाज बहादुर चंद ने जब शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और दारा सिकोह पराजित होकर के इधर उधर घूम रहा था, तो दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह, उसको बाज बहादुर चंद ने शरण देने से मना कर दिया था। बाज बहादुर चंद ने थल में एक
हथिया देवाल का निर्माण करवाया, जो एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा था। जगत चंद 1708 से 20, हम जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उधर। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुछ अलग अलग फैक्ट हैं। कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने उस समय के चंद राजा महेंद्र चंद को हवाला बाग में एक युद्ध हुआ था, उसमें पराजित कर दिया और समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। देखिए, जब आप सामान्य अध्ययन के लिए उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, किसी एक फैक्ट के बाद दूसरा फैक्ट आ जाता है। मोटे तौर पर हम यहाँ पर फैक्ट पढ़ रहे हैं, उद्देश्य है प्रारंभिक परीक्षा पास करना। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, एकदम से कुछ बीच में ना आ जाए, तो निश्चित तौर पर फिर आपको और किताबों का अध्ययन करना होगा। अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन आगे मैं एक बड़ा लेक्चर डालूंगा उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के ऊपर। और वैसे भी उत्तराखंड पीसीएस में अब जब 2 पेपर मुख्य परीक्षा में 200-200 नंबर के जुड़ गए हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा का काम, प्रीलिम्स का काम तो आपका यहाँ से चल जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अब आपको ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि चंद राजवंश का अंत हो गया। हवाला बाग के युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हो गए। तो इसके बाद अब कुछ अन्य जानकारियां। चंद्र राजा रुद्रचंद्र ने त्रैवेणिक धर्म निर्णय, ऊषा रुद्र गोदिया और राजा रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र, ये किताबों के नाम हैं। कल्याण नंद चतुर्थ के समय में एक कवि थे, कवि सेव, उन्होंने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। चंद राजाओं ने कुल 36 प्रकार के कर लगाए थे, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था, और उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था छहाड़ा, गल्ला छहाड़ा, नगद या आमतौर पर अनाज के तौर पर तो गल्ला छहाड़ा। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी, उनके सिक्कों पर, मोहरों पर, झंडों पर अंकित था। भगवान शिव के उपासक थे। कत्यूरी शैली में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु, बैजनाथ का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। चंदों के समय में ही कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण किया गया, ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की गई। आप आगे चल के भी हम देखेंगे कि ग्राम प्रधान बूढ़ा और सयाना शब्द इस्तेमाल किया गया। चंद प्रशासन में सर्वोच्च स्तर पर राजा होता था और जो उनके मिलिट्री कमांडर होते थे वो बख्शी कहलाते थे। जो भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि केंद्र का प्रभाव प्रांतों पर पड़ता है, तो हम जानते हैं कि मुगल काल में जो सेनापति होता था वो मीर बख्शी कहलाता था। तो यहाँ पर सेनापति को बख्शी कहा गया है। इसके अलावा राजा के सलाहकारों के तौर पर महरा और फरतयाल जैसे अधिकारी थे। दीवान का कार्य आमतौर पर जोशी करते थे। दीवान यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के समतुल्य था। निश्चित तौर पर वो राजा और अन्य मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था और साथ ही साथ वो राजस्व संबंधी मामलों को भी देखता था। इसके अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी संख्या 10 तक हो सकती है। चंदों ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने राज्य को मंडलों में विभाजित कर रखा था और उन मंडलों के ऊपर राजा के अपने पुत्र या रिश्तेदार या फिर उसके सामंत शासन करते थे और सामंतों को ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। मंडल के बाद
जो निचली इकाइयां थीं, परगना, और परगनों को सिविल और मिलिट्री, नागरिक परगना और सैनिक परगने में विभाजित किया जाता था। दोनों के अधिकारी अलग अलग थे। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार और सैनिक परगने के अधिकारी को बख्शी कहा जाता था। चंदकाल के जो 5 परगने हैं, कोटली, फलदाकोट, काली कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र में, और भाबर तराई क्षेत्र में 6 परगने। परगने जो थे वो गरखों में पुनर्विभाजित थे, एक प्रशासनिक इकाई गरखों, और गरखों का जो प्रमुख होता था वो नेगी होता था। तो नेगी शुरुआती दौर में एक जाति नाम की बजाय पद नाम है। नेगी को अपने कार्यों के बदले में नेग या दस्तूर मिला करता था। गरखों को फिर गांवों में विभाजित कर दिया गया था, जिनका मुखिया सयाना या बूढ़ा कहलाता था। तो राज्य का विभाजन मंडल में, मंडल का विभाजन परगना में, परगना गरखों में, गरखा गांव में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानकारियां दी गई हैं। 4 बूढ़ा, 4 चौथानी, पौरी 15 विस्वा, ये सब सामाजिक विभाजन। पंचपीड़िया, पौरी 15 विस्वा में सभी जनता आ जाती थी, पंचपीड़िया में मुख्यतः ब्राह्मण थे। सामाजिक विभाजन। चंद अर्थव्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था। तो चंदों की अर्थव्यवस्था का आधार कर थे, और भू राजस्व से जो कर प्राप्त होता था वो था। चंदों में सभी जो कर थे 36 रकम और 32 कलम नाम से जाने जाते थे। 36 प्रकार के राज करों को 36 कहा जाता था। यहाँ पर एक पॉइंट है, थातवान। थातवान को राजा द्वारा रौत, गूंठ के रूप में जमीन प्राप्त होती थी। रौत मतलब अवार्ड, पुरस्कार के तौर पर। थात का मतलब है जमीन, और थातवान जिसको वो जमीन दी गई, एक तरह समझ लीजिए जमींदार। खायकर वो जमीन जिसका उपयोग कर लिया गया, जिसकी आय को खा लिया गया। तो खायकर नगद और अनाज दोनों के रूप में हो सकता था, जबकि सिरतान सिर्फ नगद में होता था। सिरतान एक सिरती कर है जो मूलतः व्यापारियों से लिया जाता था। उसी सिरती से सिरतान शब्द डेवलप हुआ है। और कैनी भूदास थे। दरअसल क्या होता था कि जब राजा किसी को रौत के रूप में या गूठ के रूप में पुरस्कार के तौर पर दिया, या किसी धार्मिक उद्देश्य से दे दिया, जब किसी को जमीन, मैंने बताया थात का अर्थ जमीन, किसी को जमीन दे देता था, तो वहां पर जो बसे हुए लोग होते थे उनको भी उस व्यक्ति के अधीन कर दिया जाता था, और धीरे धीरे वो भूदास की श्रेणी में आ जाते थे। तो कैनी भूदास थे जिनका प्रमुख कार्य था छहाड़े को, छहाड़े मतलब वो जो गल्ला छहाड़ा जो भू राजस्व है उसको राजधानी तक पहुंचाना होता था, और प्रधान जो है वो गांव से माल गुजारी की वसूली करता था। इसके बाद यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी गई हैं। नाली जिउला 10 कुंतल के बराबर होता था, अधाली 15 किलो, मसा 1.9, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी है, हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है, जबकि राहुल सांकृत्यायन जो बहुत बड़े विद्वान थे इन्हें विभीषण की संज्ञा देते हैं। तो अब कौन हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी, ऊपर तो इनका कोई जिक्र हुआ नहीं, तो अभी हम लोग अपने आप को सीमित रख रहे हैं। यहाँ पर जो जानकारी है इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जहां कहीं मुझे लगा कि किसी शब्द का अर्थ जानना जरूरी है, जैसे थातवान, या मैंने आपको सिरती वाला बताया था सिरतान कर, लेकिन इतिहास में ज्यादा हम लोग इस लेक्चर में नहीं जाएंगे। मकसद है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जानकारी एकत्र करना। देखिए, सिरती प्रमुख कर, तो सिरती से ही सिरतान शब्द निकला है। भाबर और भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था और नगद रूप में लिया जाता था। अब यहाँ पर कई कर हैं। रखिया कर जनेऊ संस्कार था, रक्षाबंधन के समय सावन के महीने में लिया जाता था। मांगा कर आपातकालीन कर था, युद्ध के समय लिया जाता था। खेनी कपिलिनी, खेनी कपिलिनी बेगार का कर था। आप इसको डोली पालकी से देख सकते हैं जोड़कर।
कटक कर सेना के लिए वसूला जाता था। सूती वस्त्रों के बुनकरों से टांड कर, कहीं कहीं तान शब्द भी मिलता है, वसूला जाता था। कूत नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न होता था। भेंट राजकुमारों और राजा को। न्याय पाने के लिए न्योवली, न्योवली कचहरी भी होती थी। रोल्य देवल्या कर कुल देवी देवता की पूजा के लिए। इसको आपको जानना चाहिए, रोल्य देवल्या साधारण लोगों के जो कुल देवी देवता उनके लिए नहीं, जब राजा लोग अपने कुल देवी देवता की पूजा करते थे उसके लिए लोगों से रोल्य देवल्या कर की वसूली होती थी। कभी कभी बलि के लिए बकरों की भी डिमांड की जाती थी। तो रोल्य देवल्या राज परिवार की पूजा के लिए लिया जाने वाला कर था। घोड़ियालों, घोड़ों के लिए पौरी कर, प्रहरियों के लिए, जो गांव के चौकीदार होते थे समझिए उनके लिए, यहां तक कि राजकीय कुत्तों के लिए भी कुकुरियालो कर लिया जाता था। और गांव का प्रधान, बूढ़ा या सयाना जो राजस्व वसूलने के लिए लोग नियुक्त किए जाते थे, तो उनके लिए एक टैक्स कमीनचारी, सयानचारी वसूला जाता था। और जागर करने वाले जब अपना एक सिस्टम, जब वो जागर किया करते थे तो उनसे जागरिया कर लिया जाता था। इसके अलावा आप देखिए यहां पर कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किलों के बारे में बताया गया है। आपको दोनों चीज जाननी चाहिए कि किले का नाम वो कहां पर स्थित है और किसने उसको बनवाया। क्या उसका कोई उपनाम भी है, जैसे कि लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। तो खगमरा किला जो कि अल्मोड़ा में है, राजा भीष्मचंद ने बनवाया। लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा में है, राजा कल्याण चंद ने बनवाया, इसको फोर्ट मोयरा कहते हैं। मल्ला महल किला अगेन अल्मोड़ा में, रुद्रचंद ने बनवाया। चंपावत में राजबुंगा किला सोमचंद ने बनवाया। अल्मोड़ा में नैथड़ा किला, इसको नैथड़ा देवी मंदिर के पास है, गोरखा कालीन माना जाता है। लोहा घाट में सिरमौली। ऐसे ही बाणासुर किला चंपावत जिले में। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बाणासुर नामक दैत्य ने इसका निर्माण करवाया था। स्थानीय लोग इसको मारकोट कहते हैं। गोल्ला चौड़ चंपावत में है, राजा गोरिल ने बनवाया था। बाउल्की गढ़ पिथौरागढ़ में, और अंग्रेजों के बाद इसको लंदन फोर्ट कहा गया। वर्तमान में इसको सोरगढ़ किला इसके नाम प्रस्तावित है। तो किले, वापस आ जाते हैं कर व्यवस्था पर। तो कुछ क्षेत्रों में, पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में जो सयाना है वो गांव में न्यायाधीश के तौर पर भी काम करते थे, सयाने या जो बूढ़ा था, और उन्हें नजराने में अनाज के रूप में दस्तूर प्राप्त होता था। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा या इसमें कहीं आया होगा, बूढ़ा चौरा। तो बूढ़ा या सयाना जहां पर पंचायत संबंधी कार्य किया करते थे तो उसको बूढ़ा चौरा कहते थे। चंदकालीन मंदिर स्थापत्य, तो यहां पर आपको देखना होगा कौन कौन से मंदिर कहां पर किसने बनवाए। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। बालेश्वर मंदिर उद्यान चंद के द्वारा बनवाया गया। रुद्रचंद ने थल विजय के स्मारक के तौर पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। रुद्रचंद ने मल्ला महल के अंदर रामशिला मंदिर का निर्माण करवाया। बाज बहादुर चंद्र ने घोड़ा खाल के गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया। हरिया डूंगरी में एक शिव मंदिर बनवाया। पिथौरागढ़ के थल में, ये पीछे फैक्ट आया था, कैलाश मंदिर की तर्ज पर एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया। त्रिपुर सुंदरी पार्वतीश्वर मंदिर अध्योत चंद ने। तो जब आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन जब आप हमारी वर्कबुक भरेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट प्रश्न होगा या टेबुलेशन फॉर्म में होगा, तो आपको आसानी रहेगी। तो इस तरीके से कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण ज्ञानचंद द्वारा करवाया गया। इस प्रकार से चंद वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो इस पुस्तक में थी उसको हम लोगों ने देखा। अब शुरू होता है गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश। तो 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं का शासन रहा।
यहाँ पर ब्रैकेट में खसियों लिखा है। इसको लेकर के इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि क्या सभी ठकुरी राजाओं को हम खसियों के मूल से उत्पन्न माने। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ या किले बना लिए, और जो कहानी या चंदवंश की स्थापना में थी, कुछ कुछ उसी प्रकार की घटना यहां पर भी हो रही है। गुज्जर देश से पवार वंशीय कनकपाल एक युवक आता है और गढ़ी राजा सोनपाल उससे प्रभावित होते हैं, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, पुत्री का विवाह कर देते हैं, और कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई और स्वतंत्रता प्राप्ति तक, और उसके बाद भारत के साथ मतलब रियासत के तौर पर जब इनकी समाप्ति हुई तो 1949 तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। प्रारंभिक राजाओं के बारे में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो 37वें राजा अजयपाल को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अपने समय के 51 गढ़पतियों को जीता, गढ़ भूमि का एकीकरण किया, राजधानी को चांदपुरी गढ़ी से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित किया। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक किला बनवाया, महल बनवाया, उसमें कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा करी, और देवलगढ़ से ही हमें राजा का एक चित्र मिलता है जिसमें वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और कानों में कुंडल पहने हुए हैं, सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। इस चित्र से यह प्रकट होता है कि नाथ पंथ में उनकी आस्था थी, गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का प्रतीक है। ये सब जानकारियां वर्कबुक में एक साथ कर दी गई हैं। परमार वंश के 42वें शासक, अगर आप नहीं भूल भी जाएं 42वें शासक तो कोई बात नहीं, सहजपाल याद रखिए कि अकबर के समकालीन थे। फिर बलभद्र शाह, बलभद्र शाह परमार जब शासक बने तो वो पहले शासक थे परमार वंश के जिन्होंने शाह शब्द को अपने नाम के आगे जोड़ा उपाधि की तरह, और उसके बाद इस नाम को प्रत्येक शासक ने जोड़ लिया। तो शाह उपाधि धारण करने वाले बलभद्र पहले शासक थे। बलभद्र शाह के बाद मान शाह, इनके समय में कुमाऊं के शासकों ने 7 बार आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुए। मान शाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में लिया। इसके बाद श्याम शाह, श्याम शाह के नाम का उल्लेख जहांगीर नामा में भी है। श्याम शाह के बाद महिपत शाह और उपाधि गर्वभंजक। महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोदी, बनवारी दास इनके महान सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महिपत शाह की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। महिपत शाह के बाद उनका 7 वर्ष का पुत्र पृथ्वीपति शाह अपनी माता कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा, और यही महारानी कर्णावती हैं जिन्हें नाक काटी रानी के नाम से प्रसिद्धि मिली। उनके समय में शाहजहां शासक था दिल्ली में, और उसके सेनापति नजावत खान ने दून घाटी पर हमला बोला और कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से सामना किया। जो मुगल सैनिक पकड़ लिए गए उनके नाक कान कटवा दिए गए, और इसके बाद ही महारानी कर्णावती नाक काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहां आश्रय दिया, और इसकी वजह से औरंगजेब नाराज हुआ। बाद में पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे मेदिनी शाह, उन्होंने सुलेमान शाह को दिल्ली वापस भिजवा दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीपति शाह काफी नाराज हुए। इतने नाराज हुए कि उन्होंने मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया। वो दिल्ली चले गए, वहीं पर मेदिनी शाह की मृत्यु हुई दिल्ली में ही। औरंगजेब नहीं चाहता था कि जो उसके विरोधी हैं उनको कोई भी राजनीतिक शरण मिले, तो औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए अपने मनसबदार राजा जयसिंह के बेटे
राम सिंह को पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। पृथ्वीपति शाह ने अपने जीवन काल में ही फतेह शाह, जो कि उनका पोता था, उसको गद्दी पर बैठा दिया था। इस तरह के प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, जहां पर कोई राजा अपने जीवन काल में ही गद्दी पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ राजाओं की सूझबूझ कि ये क्षेत्र पूरी तरह से कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका। फतेह शाह कला प्रेमी शासक थे, नाथ पंथ पर इनकी अटूट श्रद्धा थी, साथ ही साथ एक शक्तिशाली शासक भी थे। सिरमौर राज्य के पौंटा और जौनसार को उन्होंने जीत लिया था। सहारनपुर पर आक्रमण करके फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया था और इनके दरबार में 9 रत्न थे। श्री सुरेशानंद बर्थवाल, श्री खेतराम धसमाना, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंठोला व श्री हरिदत्त थपलियाल फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। कभी समय मिलेगा तो इन 9 रत्नों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या इनकी उपलब्धियां थी, किस क्षेत्र में ये प्रसिद्धि प्राप्त थे, अपने समय के महान लोग। फतेह शाह के आमंत्रण पर ही सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। भैंगणी का युद्ध हुआ 1688 फतेह शाह के काल में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद, फतेह शाह और अन्य के बीच, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी रहे। फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे। शांतिपूर्ण शासनकाल था, गढ़वाल कुमाऊं के बीच में अच्छे संबंध थे। उसके बाद ललित शाह गद्दी पर बैठे। उस समय कुमाऊं के जो शासक थे दीपचंद, उनके मंत्री थे हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी का जिक्र थोड़ी देर पहले ऊपर हुआ था। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय भी हासिल करी और प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठा दिया। कुमाऊं से लौटते समय ललित शाह की मृत्यु हो गई मलेरिया से। अब ललित शाह के बाद थोड़ा सा परिवार के अंदर उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था जयकृत शाह, वो गढ़वाल की गद्दी पर बैठे और अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह से वो शत्रुता रखते थे। वो प्रद्युमन शाह जो कुमाऊं में शासक थे, तो वो हटाना चाहते थे उनको, कि कुमाऊं से उनको हटा दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि प्रद्युमन शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण किया, वहां पर कुछ समय तक 3 वर्ष तक निवास किया, फिर कुमाऊं लौट आए। प्रद्युमन के लौटने के बाद जयकृत शाह ने फिर से गढ़ राज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह की वजह से उन्होंने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। जयकृत शाह के मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं से आकर के 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली, लेकिन फिर वही पारिवारिक छोटे भाई पराक्रम शाह ने षड्यंत्र रचा, तो आंतरिक कलह चरम पर पहुंच गई। यही वो समय था जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1791, लेकिन लंगूरगढ़ के युद्ध में पराजित हुए। प्रद्युमन शाह ने एक संधि कर ली कि भाई गोरखे जो हैं वो आक्रमण ना करें। तो पराजित गोरखाओं को उन्होंने कहा कि वो प्रतिवर्ष उनको 25,000 रुपए कर देते रहेंगे, बस वो बड़ा आक्रमण ना करें। गढ़वाल में उस दौर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया 1803 में। आंतरिक गुटबाजी चरम पर थी। राजा के जो मंत्री थे वो गुटबाजी कर रहे थे, तो एक तरह का सिविल वॉर जैसा हो रहा था, गृहयुद्ध हो रहा था और गोरखों ने इसका लाभ उठाया। 1803 में अमर सिंह थापा और हस्ती दल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने न सिर्फ गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, मारकाट मचाई। प्रद्युमन शाह गढ़वाल से मैदान की ओर आ गए और बहुत प्रयास किया उन्होंने। सहारनपुर में अपने आभूषण, बहुमूल्य सिंहासन, उसको बेच करके सेना को इकट्ठा किया और 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में वो निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो गए। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम गोरखाओं के शासन पर चर्चा करेंगे। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने
बंदी बना के काठमांडू भेज दिया। दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रह करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने अंग्रेजों से संपर्क किया और उनकी डिमांड पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्होंने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध एक अंग्रेजी सेना भेजी और 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहां पर हम इसकी डिटेल नहीं ले रहे हैं। तो लगभग 10-11 वर्षों के गैप के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई। राजधानी श्रीनगर से हटा करके उन्होंने टिहरी में स्थापित करी। दिसंबर 1815 में टिहरी की नींव रखी गई और टिहरी गढ़वाल में इसके बाद अंग्रेजों के साथ एक संधि की गई। टिहरी में एक राजप्रसाद का निर्माण किया गया, खाई को टिहरी में मिला लिया गया और टिहरी रियासत में जो अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि था वो कुमाऊं कमिश्नर था 1842 में। सुदर्शन शाह की डेथ के बाद भवानी शाह गद्दी पर बैठे। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह ने टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कराई। टिहरी में नया दरबार बनाया, एक महल था, राजप्रसाद था। प्रताप नगर की नींव रखी। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद कीर्ति शाह की माता गुलेरिया ने संरक्षण प्रदान किया। अंग्रेजों ने इनको कुछ उपाधियां दी, कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर। ब्रिटेन गए, वहां पर इनको 11 तोपों की सलामी दी गई। कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी तो आती ही थी। इन्होंने जो सुधार किए या जो नई व्यवस्थाएं चलाई, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, टिहरी में प्रताप स्कूल और हिवेट संस्कृत पाठशाला, पहली बार टिहरी में बिजली व्यवस्था कायम करी, कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना करी, टिहरी में प्रेस, वेधशाला, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम, एक हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार इन्होंने किया था और स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जापान भेजा था। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। अंग्रेजों ने इनको लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI की उपाधियों से सम्मानित किया। नरेंद्र नगर का निर्माण कराया और सड़कों और पुलों का निर्माण कराया ताकि नरेंद्र नगर को मैदानी क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। बहुत सारे विद्यालय खुलवाए। इनके समय में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं में, एक तो रवाई कांड था, रवाई कांड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और श्रीदेव सुमन की शहादत थी। ये भी सब इन्हीं के काल में हुई। तो आधुनिक काल हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए हम गोरखों का शासन हमने डिटेल में नहीं देखा, इन घटनाओं को भी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं। कीर्ति शाह के बाद 1946 में मानवेंद्र शाह को गद्दी मिली और राज्य के अंदर एक बड़ी मांग थी। भारत स्वतंत्र हो चुका था और रियासतों को भारत में मिलना था। तो राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को उन्होंने मान्यता दे दी और एक अंतरिम सरकार बनी जिसमें 4 सदस्य प्रजामंडल के थे और एक राजा टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किया गया था। और इस अंतरिम सरकार के गठन के लगभग 17 महीने बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया, उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। साहित्य के नाम पर परमार शासनकाल में मानोदय काव्य है, गढ़राज वंश काव्य है, सुदर्शन मानोदय है। इसमें सबसे जो प्राचीन है वो राजा मानशाह के समय का काव्य मानोदय है, जिसकी रचना भरत कवि ने करी थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से उनकी रचना है सभासार, 7 खंडों में है। इसमें पवार वंश की उत्पत्ति से लेकर के और आगे तक का वर्णन है। अब थोड़ा सा प्रशासन। शीर्ष पर राजा होता था गढ़ नरेश, वजीर या दीवान। राज्य थानों में विभक्त था, थानों का विभाजन परगनों में था।
परगनों को पट्टियों में और पट्टियां ग्रामों में बांट दी गई थी। जिसको यहाँ पर पट्टियां कहा जा रहा है, इसी को आप चंद राजवंश में गरखों से इसकी तुलना कर सकते हैं। और ये इनके प्रमुख पदाधिकारी थे, थानेदार, सुपरवाइजर, कानूनगो, पटवारी, प्रधान। गढ़ राज्य में शीर्ष मंत्री मुख्तार। गढ़ सेना की पलटनों के लिए सलाण, बधान, लोहवा शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोलाराम ने ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया है धर्माधिकारी के लिए। चौपदार एक अधिकारी होता था जो राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। धूली पाथा नाप तौल की प्रणाली थी, अजयपाल ने शुरुआत करी थी। तिहाड़ पवार काल में भू राजस्व की दर उपज का 1/3। सिरती अथवा भूमिकर होता था, यहाँ पर सिरती भूमिकर है। और हमने चंद वंश में देखा था सिरती एक प्रकार का व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। पौंड टूटी आयात निर्यात कर है। और सुपकारपति एक अधिकारी था जो राजकीय भोजन का प्रभारी होता था। तो ये सब जानकारियां हमें मध्यकाल के 2 राजवंशों के बारे में इस पुस्तक से मिलती है। यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं पवार काल में। यहाँ पर बुक का नाम है द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देश, के मुंशी ने लिखी है। या फिर मेमोयर्स ऑफ देहरादून, GRC विलियम का है। वैली ऑफ द दून, AR गिल का है। गढ़ गीता संग्राम गणिका नाटक मौलाराम का है। तो इसके ऊपर आप एक नजर मार सकते हैं। मासिर उल उमरा जिसमें रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन है, या सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरवीर सिंह, ये सब देख सकते हैं। और इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से इस वर्कबुक को डाउनलोड करें और इसको भरें और इसको ब्लैंक भी बचा करके रखें ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर उनको इस वर्कबुक में नोट कर दिया गया है। आधा काम हम लोगों ने कर दिया है कि जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रश्न के तौर पर लिख दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस चंद शासक को गरुण उपाधि दी थी। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए गरुण चंद को दी थी, इस तरीके से। या रुद्रपुर नगर की, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि निम्नलिखित तथ्य किस चंद शासक से संबंधित हैं। तो ये चारों तथ्य एक साथ कर दिए गए, बस आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है इस तरीके से। अब इसमें जो अगला लेक्चर होगा वो आधुनिक काल के संदर्भ में होगा और उस एक लेक्चर में हम गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, ये सब कवर करेंगे उत्तराखंड।